2020-21 के मैसिव फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद, जिसे हिस्ट्री का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट भी कहा जाता है, और 3 फार्म बिल्स को रिपील यानी वापस लौटा देने के बाद आज फिर ऐसा क्या हुआ है कि हमारी फार्मिंग फ्रेटर्निटी, हमारा किसान समुदाय सड़कों पर है और दिल्ली चलो का नारा लगा रहा है। आज का स्पेशल सेशन इसी मुद्दे को डिस्कस करने के लिए है, पर नहीं इमोशनल एंगल से नहीं, लॉजिकल एंगल से अप्रोच करेंगे, सिक्के के दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे ताकि फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट इस न्यूज में हो उसे आप भी बहुत लॉजिकली, ऑब्जेक्टिवली समझ सकें, सुन सकें। सो हेलो एवरीबडी, आई एम रिचा एंड यू आर वॉचिंग परचम। आज जानने की कोशिश करेंगे कि इतने इंसेंटिव, सब्सिडीज, स्कीम्स के बावजूद कहां सरकार चूक कर रही है और फार्म बिल्स वापस हो जाने के बावजूद कहां हमारा किसान समुदाय जूझ रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसे अधिकतर मूवीज में आज की सिचुएशन समझने के लिए फ्लैशबैक में जाने की जरूरत होती है, हम भी थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है 2020 से। 2020 में जब फार्मर सड़कों पे उतरते हैं एक आंदोलन करने के लिए, क्यों, किसके अगेंस्ट? 3 फार्म लॉज के अगेंस्ट। वो कौन सी लॉज थी? द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, the Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Services Act and the Essential Commodities Amendment Act। इन एक्ट को डिटेल में पढ़ने की अब हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी रिपील कर ली गई है, वापस ले ली गई है। ये कब हुआ? इनको रिपील किया गया 2021 में। ठीक है, तो एक जो मेजर डिमांड थी फार्मर्स की कि आप ये 3 फार्म लॉज को वापस ले लीजिए, वो सरकार ने मान ली। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं थी, एक और मेजर डिमांड फार्मर्स कर रहे थे और वो ये थी कि जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एक ऐसा मिनिमम प्राइस जिस पे किसानों से उनका प्रोड्यूस, वो जो भी उगा रहे हैं वो सरकार खरीदेगी, उस एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, यानी कि उसको कानूनी तौर पे जगह दी जाए। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अनाउंस करने से काम नहीं चलेगा, उसको लीगल स्टेटस दीजिए। ऐसा डिमांड क्यों आया होगा उस पर अभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी एक मेजर डिमांड थी फार्मर्स की प्रोटेस्ट की, जब वो 2020-21 में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सरकार ने बोला ठीक है, आपकी 3 फार्म लॉज तो हमने रिपील कर ली हैं और हम आपको आश्वासन देते हैं कि ये जो एमएसपी को लीगलाइज करने की आप बात कर रहे हो, इसके लिए एक पैनल गठित किया जाएगा, उसके अंदर चर्चाएं होंगी, डिस्कशन होंगे कि कैसे लीगलाइज किया जा सकता है एमएसपी को। और इस आश्वासन के साथ और उन 3 फार्म लॉज को रिपील कर लिए जाने की वजह से आंदोलन को खत्म किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। ये फार्मर्स मुख्य रूप से 3 स्टेट्स के थे, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, और अभी भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें 3 ही स्टेट के मुख्य रूप से फार्मर्स देखे जा रहे हैं। यहां तक की बात आई होप आपको क्लियर होगी। अब आगे बढ़ें उससे पहले इस एमएसपी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है एमएसपी? मैंने आपको बता दिया। एमएसपी क्या हर साल अनाउंस किया जाता है? जब अनाउंस किया जाता है तो लीगलाइज करने की ये डिमांड क्यों आई पिक्चर में, तो ये समझते हैं। सरकार हर साल करीब 2 डजन अप्रॉक्सीमेटली, कभी 22 कभी 23 क्रॉप्स का एमएसपी डिक्लेयर करती है, साल में 2 बार, एक बार खरीफ सीजन में, एक बार राबी सीजन के अंदर। इस बार यानी 2023-24 ईयर की अगर हम बात करें तो 22 कमोडिटीज का एमएसपी डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर करना एक बात है और उसको इंप्लीमेंट करवा पाना दूसरी बात है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि देखिए कि जो स्टेट एजेंसीज होती हैं, जो वाकई में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, किसान जिनके पास जाता है अपनी प्रोड्यूस बेचने के लिए, वो इन सभी 22 कमोडिटीज पे एमएसपी देती ही नहीं है। वो बोलते हैं कि हम आपको चावल पे दे देंगे, गेहूं पे दे देंगे, बाकी प्रोडक्ट्स हम आपकी जो बाकी प्रोड्यूस है हम एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि लीगली बाउंड नहीं है खरीदने के। ऐसे में राइस और व्हीट पे तो किसानों को मिल जाता है एमएसपी, और ऐसा क्यों? सिर्फ इन 2 प्रोड्यूस पे क्यों? क्योंकि देश में एनएफएसए चल रहा है, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत कम दरों पे राशन प्रोवाइड करवाया जाता है गरीब तबके के लोगों को, राइट? तो ये चावल और गेहूं तो उधर काम आ जाते हैं, इसलिए एमएसपी पे ले लिया जाता है। जरूरत भी है इतने सारे चावल गेहूं की, बाकी प्रोड्यूस का जरूरत नहीं है तो नहीं खरीदे जाते। और यहीं पे इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ जो किसान है वो एमएसपी का लाभ नहीं उठा पाते, एंड दैट इज वाई दे आर डिमांडिंग टू लीगलाइज इट। अगर ये फेयर तरीके से चल रहा होता सिस्टम तो लीगल करने की डिमांड मेरे ओपिनियन में उठती ही नहीं। एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है, स्टेट एजेंसीज उसको फॉलो करती हैं, काम हो जाता है, पर ऐसा नहीं किया जा रहा। अच्छा, इसी बात को कि मेजॉरिटी ऑफ जो किसान हैं वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे, इसको सब्सटैंशिएट क्या बात करती है? हम इमोशंस में जाके बात नहीं करेंगे, राइट? हम सुनी सुनाई बातों पे बात नहीं करेंगे, हम रिपोर्ट्स पे बात करेंगे, हम डेटा पे बात करेंगे। तो शांता कुमार कमेटी, कौन सी कमेटी? शांता कुमार कमेटी, जिसकी रिपोर्ट आती है 2015 में, 2015 में, वो बोलती है कि ओनली 6% ऑफ एमएसपी इज रिसीव्ड बाय फार्मर्स।
जो भी एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है, जितने भी प्रोड्यूस पे कमोडिटीज पे एमएसपी डिक्लेयर होता है, सिर्फ 6% फार्मर्स तक पहुंचता है, 94% फार्मर्स को एमएसपी मिलता ही नहीं है। दैट इज अ ट्रू फैक्ट। ओके, चलिए यहां तक की कहानी हमने देखी। तो 2021 में गवर्नमेंट ये आश्वासन देती है, ये प्रॉमिस देती है कि एक ऐसा पैनल बनाया जाएगा जिसमें ग्रोअर्स यानी फार्मर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे एंड दे विल इंश्योर अ वे जिससे कि सपोर्ट प्राइसेस को निश्चित या उनका लागू किया जाना, उनका इंप्लीमेंटेशन इंश्योर किया जा सके फॉर ऑल प्रोड्यूस। एमएसपी सिर्फ आए ही ना, सिर्फ कुछ प्रोड्यूस पे ही ना दिया जाए, सभी प्रोड्यूस पे उस एमएसपी को लागू किया जा सके, ऐसा एक पैनल आएगा और उसके अंदर ग्रोवर्स और गवर्नमेंट दोनों का रिप्रेजेंटेशन होगा। काफी महीने बीत जाते हैं और जुलाई 2022 के अंदर एक ऐसा पैनल गठित किया जाता है, एक ऐसी कमिटी बनाई जाती है जिसमें 29 मेंबर्स होते हैं। सो 29 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी गठित की गई और उसको नाम दिया गया कमिटी ऑन एमएसपी। कौन चेयर कर रहे थे उस कमिटी को? संजय अग्रवाल। लेकिन यहां मजे की बात यह रही कि इस कमिटी में मेजॉरिटी मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल या किसी न किसी गवर्नमेंट विभाग के कार्यकर्ता या ऑफिसर्स ही थे। जो यहां बात की गई थी ग्रोवर्स के रिप्रेजेंटेशन की, तो वो इतना जस्टिफाइड रिप्रेजेंटेशन नहीं रह पाया। जो यूनियंस थी, फार्मर यूनियन, उनको इन्वाइट किया गया था कि आप आइए रिप्रेजेंट करने के लिए, पर उनका परसेंटेज इतना कम था रिप्रेजेंटेशन का कि उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, डिले किया और फाइनली डिक्लाइन कर दिया। सो ये कमिटी बनी, पर इतने एफिशिएंसी के साथ ना तो ये बनी और ना इसने काम किया एज पर द फार्मर्स ओपिनियन ऑन इट। सो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ने कुछ रिप्रेजेंटेशन इस कमिटी में नहीं लिया, दिया नहीं गया और लिया भी नहीं। और ना इस कमिटी में कोई चीफ इकोनॉमिस्ट्स देखने को मिले, अधिकतर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देखने को मिले। तो जब इकोनॉमिस्ट नहीं है, फार्मर कम्युनिटी नहीं है जिसको लेकर के ये मुद्दे हैं, तो वो पैनल, वो कमिटी कहीं ना कहीं बहुत सवाल के घेरे में आकर के खड़ी हो जाती है। और यहीं पे एक मेजर कंसर्न भी खड़ा हो गया कि एक कमिटी बनाया जाना क्या सिर्फ एक खाना पूर्ति थी? वॉज इट जस्ट अ फॉर्मेलिटी और वॉज इट ट्राइंग टू मीट इट्स पर्पस? सो यहां से फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 की नींव रखनी शुरू हो जाती है। बहुत लंबे समय तक देरी के बाद और कमिटी बन गई, लेकिन कमिटी ने कुछ ज़्यादा किया नहीं, कमिटी ने कुछ स्टेप्स नहीं उठाए, अभी तक कोई रिकमेंडेशंस नहीं आई। इन सब देरियों के चलते और हमारे जो फार्मर्स हैं वापस उतरे हैं सड़कों पर, ये कहते हुए कि हमारी डिमांड्स आज भी वैसी की वैसी हैं विथ रिगार्ड टू लीगलाइजिंग दी एमएसपी। सो एमएसपी को लीगलाइज करना एक बहुत मेजर डिमांड है। उसी के साथ साथ और भी डिमांड्स हैं जो फार्मिंग फ्रेटर्निटी ने रखी हैं। कौन कौन सी डिमांड्स हैं, कौन सी लगता है कि वायबल है, कौन सी नहीं लग रही वायबल, वो सारी चर्चा अब हम कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 या 2.0 पे, अभी जो चल रहा है। सो आफ्टर इन कंक्लूसिव टॉक्स, कुछ भी जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में बातचीत भी हुई, बीच में बहुत सारे राउंड ऑफ टॉक्स भी किए गए, लेकिन कुछ भी कंक्लूसिव डिसाइसिव नहीं निकल पाया। और उसके बाद जो फार्मर्स हैं उन्होंने अक्यूज किया गवर्नमेंट को कि बहुत स्लो चल रहा है अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल करने का ये पूरा कारवां, राइट। और जो फार्मर्स हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक मार्च, एक प्रोटेस्ट चालू कर दिया, दिल्ली चलो प्रोटेस्ट, एक मैसिव प्रोटेस्ट जिसको अगेन सारे बॉर्डर्स पे रोका जा रहा है ताकि वो जो प्रोटेस्ट है दिल्ली ना पहुंच सके। और उनकी मेन डिमांड, वन ऑफ द मेजर डिमांड्स है लीगल गारंटीज दीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फॉर ऑल द प्रोड्यूस। ओके, अब इस मार्च को लीड कौन कर रहे हैं? सो इस बार जो लीडर्स हैं, बिकॉज यूनियन, जो फार्मर्स यूनियन है उसमें भी थोड़े बहुत फेरबदल हो गए ओवर द ईयर्स, तो पुराने ही लीडर्स इस बार लीड नहीं कर रहे। इस बार लीड करते हुए दो यूनियन सामने आ रखे हैं, किसान मजदूर मोर्चा KMM एंड संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल। और इनके अंदर में और भी बहुत सारी यूनियंस हैं, 200 से ज़्यादा और यूनियंस इन दोनों मेगा यूनियंस के अंदर में है। तो बहुत बड़ा एक मुहिम वापस से छिड़ गया है। अब हम आते हैं डिमांड नंबर 1, 2024 का ये जो फार्मर प्रोटेस्ट है, इसमें सबसे पहली डिमांड क्या है? हम बात कर चुके हैं बिल्कुल, लॉ गारंटिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स। जो भी प्रोड्यूस है उस पे एमएसपी को गारंटी करने वाला नियम आ जाए। ओके, और ये जो एमएसपी होगा वो अपनी मर्जी से नहीं, ऐसा नहीं कि आप जो कमेटी बनाओ उसके रिकमेंडेशन पे, नो, जो स्वामीनाथन कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये एमएसपी डिसाइड होना चाहिए। सो नाउ व्हाट इज दिस स्वामीनाथन कमेटी?
आता है क्वेश्चन कि स्वामीनाथन कमेटी क्या है जिसके रिकमेंडेशन पे ही एमएसपी सेट करवाना चाह रहे हैं किसान और फिर उस एमएसपी को लीगली बाइंड भी करवाना चाह रहे हैं। सो चलिए अब हम बात करते हैं स्वामीनाथन कमीशन की और उसके रिकमेंडेशन की। एमएस स्वामीनाथन जी इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत रत्न से सम्मानित। सो एमएस स्वामीनाथन जी अभी हाल ही में पॉस्थ्यूमस कैटेगरी में भारत रत्न इनको दिया गया है। सो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का गठन किया जाता है। अब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिएगा, ये बात है 2004 की, जब देश फार्मर्स सुसाइड से जूझ रहा था, बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कर रहे थे, राइट। तो ऐसे में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स गठित किया जाता है, बनाया जाता है और उसको चेयर करते हैं प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन। और ये कमीशन कब गठित किया गया? नवंबर 18, 2004। नवंबर 18, 2004। दिसंबर 2004 में ही वो अपनी पहली रिकमेंडेशन से भरी हुई रिपोर्ट पेश करते हैं और फिर ऐसे और रिपोर्ट्स पेश करते हैं टिल अक्टूबर 2006। टोटल 5 रिपोर्ट्स ये जो कमीशन है पेश करता है सरकार के सामने और उसमें अलग अलग लेवल पे रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जिसमें से कुछ एक चीज़ों का मैंने क्रक्स आपके लिए लिख दिया है बिकॉज हमारा जो मेन फोकस है अभी एमएसपी पे रहना चाहिए। सो रिकमेंडेशंस में लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई, इरिगेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स होने चाहिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर की फील्ड में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाना चाहिए, टाइमली और एडिक्वेट क्रेडिट और क्रॉप से रिलेटेड इंश्योरेंस फैसिलिटीज किसानों को मिले, यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाना चाहिए, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स लानी चाहिए ताकि जो पैदावार हो रही है वो मार्केट तक जा करके बेची जा सके इन टाइम। सो इस तरह के बहुत सारे रिकमेंडेशंस एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने सरकार के सामने 2004 से 2006 तक रखे थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन भी रखा था विच वॉज रिलेटेड टू एमएसपी। एमएसपी कितना होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होना चाहिए। तो उसके लिए एमएस स्वामीनाथन जी ने एक बात कही कि जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एवरेज आ रहा है एक किसान को, उससे 50% ज्यादा बढ़ा करके एमएसपी होना चाहिए। मान लीजिए अगर 100 रुपए एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है एक किसान को पर हेक्टेयर बोल दीजिए, पर यूनिट एरिया बोल दीजिए, तो 50% ज्यादा यानी 150 रुपए एमएसपी फिक्स किया जाना चाहिए। उन्होंने मोटे मोटे तौर पे बोल दिया। और वो कैसे पहुंचे थे इस फिगर तक? तो उन्होंने इसी के लिए एक फॉर्मूला दिया, C2 + 50% फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? C2 + 50% फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला है जिसके आधार पे किसान चाह रहे हैं कि हमारा एमएसपी भी फिक्स किया जाए। नाउ व्हाट इज द C2 एंड 50% फॉर्मूला? इसको समझने के लिए जरा यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए, सेंटर हमने कहा कि एमएसपी फिक्स करता है हर खरीफ और राबी क्रॉपिंग सीजन के टाइम में, और जो रिकमेंडेशन आते हैं एमएसपी के वो सीएसीपी देता है। सीएसीपी आज जो फॉर्मूला यूज करता है वो भी स्वामीनाथन जी के फॉर्मूले पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। सो अब उसमें C2 जो निकाला जाता है, बस ये C2 + 50% नहीं करते, मैं इतना बता दूं, वो भी C2 पे बात करते हैं, वो C2 तक पहुंचते हैं लेकिन +50% नहीं करते जो स्वामीनाथन जी कह रहे हैं। तो C2 क्या है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। C2 A2 और A2 + FL से मिलकर बना हुआ होता है। आम भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में समझिएगा, A2 वो सारे खर्चे हैं जो एक किसान करता है, बीज खरीदता है, जो फार्मिंग के इक्विपमेंट्स हैं वो खरीदता है, फर्टिलाइजर्स खरीदता है। तो जो भी खर्चा, जो भी एक्सपेंस एक फार्मर बेयर करता है उस क्रॉप को उगाने में, मोटा मोटा कैश में जो खर्चा कर रहा है या काइंड में जो खर्चा कर रहा है, उसको हमने नाम दे दिया A2। इसके अलावा भी खर्चे होते हैं ना, किसान और उसका पूरा परिवार लगा हुआ होता है, उस फील्ड को तैयार करता है, मेहनत करता है, कई महीनों तक मेहनत करता है, वो भी तो एक एक्सपेंस हुआ। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो काइंड में, कैश में नहीं नापे जा सकते लेकिन होते हैं, उनको नाम दिया गया A2 + FL। ओके, सो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, FL इज फैमिली लेबर। तो जब आप A2 और A2 + FL ये दोनों एंगल जोड़ लेंगे तो आप C2 पे पहुंचेंगे, यानी कि ऑल द एक्सपेंसेस जो कि एक फार्मर कर रहा है अपने प्रोड्यूस को उगाने के लिए, वो हुआ C2, यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस C2 को आप 50% से और बढ़ा दीजिए, ये आपका एमएसपी होना चाहिए। ये रेकमेंड किया था एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने 2004 से 2006 तक अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा,
अभी अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी और उनकी सरकार ने बोला है कि अगर हम इस बार पावर में आ जाते हैं तो हम ये जो एमएसपी की आपकी डिमांड है लीगलाइज करने की मान लेंगे। पर अब मजे की बात देखिएगा, 2010 के अंदर, 2010 के अंदर यही कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी, उस समय मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था स्वामीनाथन कमीशन की इस रिकमेंडेशन को कि लीगल गारंटी होनी चाहिए एमएसपी पे। तो समय समय की और राजनीति का खेल है। मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूं, ना बीजेपी के ना कांग्रेस के, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये पॉलिटिकल दाव और पैतरे समझाने के लिए बोल रही हूं कि आज जब हम ऑपोजिशन में हैं तो हम किसी भी चीज़ का फेवर कर रहे हैं, जब हम पावर में थे हमने उसी चीज़ को सिरे से नकार दिया था। हो सकता है सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो, पर इतने भी डिफरेंट नहीं हो सकते, राइट? चलिए, उस समय 2010 में रिकमेंडेशन कब आई थी? लास्ट 2006 के अंदर आई थी। 2010 में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि जो एमएस स्वामीनाथन कमेटी का लीगलाइज करने का जो प्रपोजल है, रिकमेंडेशन है एमएसपी को, वो हम नहीं मान सकते। और रीजन क्या दिया गया था? रीजन ये दिया गया था कि जो एमएसपी होता है वो सीएसीपी बेस्ड होता है, जैसा कि अभी हमने देखा, और एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है। एटलीस्ट 50% कॉस्ट को बढ़ा करके एमएसपी दिया जाए। ऐसा करने से आप ये मैकेनिकल लिंकेज नहीं कर सकते कि कितनी भी कॉस्ट आई है 50% बढ़ा करके एमएसपी रख दो। आप ये एक फिक्स क्राइटेरिया पे नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी ये चीज़, यानी हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए ये चीज़ नुकसान का कारण बन सकती है। उस समय सरकार ने ये रीज़न दिया था। और आज भी अगर आप देखोगे काफ़ी सारे जो विशेषज्ञ हैं जो इकोनॉमिक फील्ड से रिलेटेड हैं, वो उनका भी यही कहना है कि आप फिक्स नहीं कर सकते, लीगली बाइंड नहीं कर सकते एमएसपी को, एंड दैट टू एट 50% मोर देन दी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमी चाहिए। अब उसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं है अभी हम उसकी चर्चा नहीं करते, मैंने आपको एक व्यू पॉइंट बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामीनाथन जी ने रेकमेंड किया है, कुछ सोच के किया होगा। आज के इकोनॉमिस्ट कुछ मना कर रहे हैं, कुछ सोच के कर रहे होंगे, दोनों के अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। चलिए, ये तो थी पहली डिमांड कि एमएसपी लीगलाइज होना चाहिए, एमएस स्वामीनाथन जी की कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे होना चाहिए। वो क्या रिकमेंडेशन थी, कितना लीगलाइज करने की डिमांड चल रही है, वो सब हमने देख लिया। अब हम आते हैं डिमांड नंबर 2 पे। डिमांड फुलफिल करना ना करना सरकार का काम है, हम उस पर अपना वक्तव्य या अपना डिसीजन या कंक्लूजन नहीं दे सकते। हम सिर्फ केस को स्टडी कर सकते हैं, हम उसके सारे पहलू जो होते हैं, सारे आयाम जो होते हैं, जो सारे फेसेट्स होते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, राइट? चलिए, नाउ व्हाट इज डिमांड नंबर 2? डिमांड नंबर 2 इज विथड्रॉल फ्रॉम WTO। फार्मर्स का कहना है कि इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अपनी मेंबरशिप वापस ले लेनी चाहिए, और ये बहुत बड़ी डिमांड के तौर पे देखा जा रहा है। एमएसपी तो फिर थोड़ा बहुत इंटरनल मैटर हो गया, WTO से विड्रॉ कर लेना यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से बाहर आ जाना, ये एक बहुत बड़े लेवल पे डिमांड देखी जा रही है। क्यों ऐसी डिमांड की फार्मर्स ने, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अकेली एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। अगर आज दुनिया में ग्लोबल ट्रेड हो रही है, एक देश से दूसरा देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, तो उसके नियम कायदे कानून कौन बनाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, राइट? और इंडिया इसका मेंबर 1995 में बन गया था। और ये नियम कायदे कानून क्यों बनाए जाते हैं? ताकि फ्री ट्रेड हो सके। हमें अगर किसी देश में इन्वेस्ट करना है, किसी प्रोजेक्ट में हम कर सके, हमारे यहाँ किसी को इन्वेस्ट करना है, किया जा सके, हमें एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, आराम से किया जा सके, बहुत सारे अड़चने नहीं आए, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स नहीं आए। नाउ इंडिया ऑलरेडी WTO से कई लेवल्स पे स्क्रूटनी फेस कर रहा है, यानी जवाबदेही। टेल अस व्हाई? क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चरल सब्सिडीज WTO के नियम कायदे के हिसाब से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दे रहा है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है कि आप ऐसे ही सब्सिडीज नहीं दे सकते अपनी फार्मिंग फ्रेटर्निटी को बहुत ज़्यादा। क्यों? समझिएगा, अगर आपने बहुत सस्ती कर दी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दे दी, लैंड पे सब्सिडी दे दी, है ना, आप अगर बहुत सस्ता सब कुछ करते जाओगे तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। जो चीज़ मान लीजिए वो 100 रुपये पर केजी में उगा रहे थे, से फॉर एग्जाम्पल अब वो 60 रुपीज़ पर केजी में उगा पा रहे हैं, तो अब वो बेचेंगे भी सस्ते में, बेच सकते हैं ना, उनके पास प्रोविजन आ गया, उनके पास एक स्कोप आ गया। तो जहां पहले मान लीजिए वो 120 रुपये में बेच रहे थे, से फॉर एग्जाम्पल अब वो 80 रुपये में बेच देंगे। लेकिन वहीं दूसरे देश होंगे जो सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, वो तो अभी भी 120 रुपये पर केजी में बेच रहे होंगे। तो आप वर्ल्ड ट्रेड को इम्बैलेंस कर दोगे, आप पूरा मार्केट खा जाओगे,
राइट तो इसलिए WTO ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं कि कोई भी देश अपनी मन मर्जी के हिसाब से ग्रांट सब्सिडीज नहीं दे सकता। हाँ, कुछ दायरे दे रखे हैं हर एक कंट्री को कि आप अपने हिसाब से इतना इतना कर सकते हो, लेकिन अगेन यू कैन नॉट गो फ्री हैंड इन गिविंग सब्सिडीज, ग्रांट्स और MSPs। MSP पे भी WTO के नियम कायदे कानून हैं और इन्हीं को बेहतर समझते हैं। पर उससे पहले अब इतना तो समझ में आ गया होगा क्यों हमारे किसान भाई WTO के अगेंस्ट है। और WTO फंक्शन में कैसे आ पाया? ओपन ट्रेड है ना, फ्री ट्रेड पॉलिसी थी, फ्री इन्वेस्टमेंट, फ्री ट्रेड के साथ आता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करती हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज एग्रीकल्चर में एंटर हो जाती हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स एग्रीकल्चर में एंटर हो जाते हैं, उनके साथ कम्पीट कर पाना छोटे किसान के बस की बात ही नहीं है। आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव ही नहीं कर पाओगे जहां वो इतने बड़े लेवल पे खेती कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स के साथ कर रहे हैं, बढ़िया फर्टिलाइजर, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वो एक्सपोर्ट के लिए तो वो अपने दाम भी कम कर सकते हैं। सो बहुत सारे लेवल पे चैलेंजेस छोटे किसानों को आ जाते हैं जब आपकी इकोनॉमी खुल जाती है, जब प्राइवेट प्लेयर्स आने लग जाते हैं, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लग जाता है। और इसीलिए इस रीज़न से भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के खिलाफ हमारे किसान नेता और किसान भाई दिखते हैं और इसीलिए WTO से दूरी बनाए रखने के लिए वो मांग कर रहे हैं। कितनी वाजिब है कितनी नहीं है वो सिर्फ किसानों के कहने से डिसाइड नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट एक ग्लोबल सेटअप के अंदर काम कर रही है। हम अकेले वर्क नहीं कर सकते। वी नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी टू फंक्शन, राइट। सो क्या WTO से पूरी तरह से हाथ खींचे जा सकते हैं? क्या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से पूरी तरह से बाहर आ जाना चाहिए इंडिया को? क्या ये जो डिमांड है WTO से तोड़ लीजिए खुद को, वो वाजिब है? ये धीरे धीरे अब गवर्नमेंट का रवैया क्या रहेगा वो हम देखेंगे। अभी WTO की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है UAE के अंदर एंड फरवरी एंड में। वहाँ गवर्नमेंट क्या रुख रखती है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज WTO की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है सरकार के ऊपर कि आप बहुत ग्रांट्स दे रहे हो, फार्मर्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि WTO की आप बहुत सुन रहे हो। सो लेट अस सी हाउ गवर्नमेंट बैलेंसेस बोथ द प्रेशर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो कमिंग बैक, WTO अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर रूल्स आउट कि जो भी डोमेस्टिक सपोर्ट आप दे रहे हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को, वो अपने मन से आप कितना भी नहीं दे सकते और इसके लिए अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन कर रखी हैं। जैसे एम्बर बॉक्स सब्सिडीज होती हैं। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज के आप दीजिए पर लिमिट में दीजिए। एग्जाम्पल लीजिए, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज ऐसी सब्सिडीज जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकता है और आप मार्केट के अंदर सस्ते दामों में एक्सपोर्ट कर सकते हो और बाकी देशों की ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। उनको कहते हैं एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। आप दीजिए पर कम दीजिए। ऐसे में कौन कौन से एग्जाम्पल आ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी नहीं ज़्यादा, सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, और ये रहा आपका MSP आप एक लेवल से ज़्यादा नहीं दे सकते हो जी, ठीक है। और ये WTO ने रेगुलेशन लगा रखा है। दूसरी तरफ ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज होती हैं। दिल खोल के बांटिए अपने फार्मर्स की तरफ। ये ऐसी सब्सिडीज हैं जिनसे कि प्राइस सपोर्ट क्रॉप्स को नहीं मिलता, यानी प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे। बाकी आप सपोर्ट दे रहे हो, R&D कर रहे हो, आप फार्मर्स की ट्रेनिंग कर रहे हो, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए कदम उठा रहे हो, ये आप भरपूर उठाइए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर एक ये जो डी मिनिमिस रूल है जिसकी चर्चा अभी सरकार भी कर रही है कि चिंता मत कीजिए, हम WTO के नियम कायदों के अनुसार ही चल रहे हैं, हमारे पास अभी भी डी मिनिमिस रूल के 10% हैं। क्या है ये डी मिनिमिस रूल? कि भाई आपने जो बाकी सारी सब्सिडीज दे दी उसके बाद भी अगर आपके फार्मर का वेलफेयर नहीं हो पा रहा है उन सब्सिडीज से भी, तो हम ये नहीं चाहते आप अपने फार्मर्स को छोड़ दीजिए। आप बैलेंस बनाइए, आपको इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स भी देखने हैं, आपको अपने फार्मर्स का वेलफेयर भी देखना है, तो आपके पास डी मिनिमिस रूल है। सारी सब्सिडीज के बावजूद आप अगर एक डेवलपिंग कंट्री हो तो आप 10% तक और सब्सिडीज दे सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री हो तो 5% तक सब्सिडीज दे सकते हो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और ये ऐसी सब्सिडीज हैं जो कि इवन इफ दे आर डिस्टॉर्टिंग ट्रेड, अगर ये आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं, मार्केट प्राइसेस को फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो भी अलाउड है। डेवलपिंग कंट्रीज को अप टू 10%, डेवलप्ड कंट्रीज को 5% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन आपकी जितनी होती है उसके 10% तक भारत सब्सिडीज दे सकता है। गॉट इट? चलिए, सो ये रहा दूसरा मुद्दा। अब ऊंट किस करवट बैठता है अभी देखना बचा है। तीसरी डिमांड जो आती है वो ये आती है फार्मर्स की कि ये जो राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2015 लाया गया था, जिसको
कौन से एक्ट के अंदर बदलाव के लिए लाया गया था? लैंड्स एक्विजिशन एक्ट 2013। इस अमेंडमेंट एक्ट को आप वापस ले लिए साहब, ले लीजिए। हमें तो वापस से लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013 पे मूव करवा दीजिए। हमें ये 2015 का अमेंडमेंट एक्ट नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे भाई अमेंडमेंट है तो कुछ बेहतरी के लिए लाया गया होगा। डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स उसमें बेहतरी के थे, पर कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो फार्मर्स को लगा बहुत आपत्तिजनक है, राइट? और उसकी वजह से हम नहीं चाहते कि हमें इस लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमसे हमारा लैंड अक्वायर किया जाए। देखिए, जब कभी भी मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं तो लैंड खरीदा नहीं जाता, पूछा नहीं जाता सामने वाले से कि आप अपना लैंड दे दोगे क्या, आप कितने रुपए में देना चाह रहे हो। लैंड अक्वायर किया जाता है। लैंड अक्वायर किया जाना मतलब आप सामने वाले को बोलते हो आपकी लैंड की ये लागत आती है, उसको कैलकुलेट करने के अलग तरीके होते हैं और ये आपको राशि दी जा रही है, नाउ दिस लैंड इज आवर्स। ओके, सो लैंड एक्विजिशन कानून के तहत होता है और उस कानून को अलग अलग एक्ट के थ्रू गवर्न किया जाता है। कानून वही है, एक्ट है, राइट? सो अब फार्मर्स का ये कहना है कि पहले जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था 2013 का, उसमें कम से कम सारे प्रोजेक्ट्स में हमसे कंसेंट नहीं मांगी जाती थी, लेकिन अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कोई प्रोजेक्ट होता जिसमें सरकार और प्राइवेट प्लेयर साथ में आ रहे हैं, तो 70% लैंड ओनर्स या जिन लोगों को आप इस जगह से उठा के कहीं और भेजोगे, मान लीजिए ये आपका लैंड है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं और यहाँ पे कोई हाईवे बनना है, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे? इन लोगों को हटा करके कहीं और रिहैबिलिटेट करवाओगे। यस, तो इस एरिया में रह रहे कम से कम 70% लोगों का कंसेंट आपको चाहिए होता था एज पर दी लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। ओके, और वहीं पे अगर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट होता, कंप्लीटली प्राइवेट, तो कम से कम 80% लोगों का कंसेंट आपको चाहिए होता था। हाँ, कुछ जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स थे उन पे कोई कंसेंट नहीं चाहिए होता था, गवर्नमेंट सीधे सीधे अक्वायर कर सकती है आपका लैंड। लेकिन वहीं पे अब ये जो नया अमेंडमेंट आया है, कानून आया है, इस केस में 5 कैटेगरीज बता दी गई हैं जिसमें किसी कंसेंट की जरूरत नहीं है और उसमें ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी शामिल है। यानी कि जहां पहले 70% कंसेंट चाहिए रहती थी पीपीपी में, अब नहीं चाहिए है। तो कौन सी वो 5 कैटेगरीज हैं जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है लैंड एक्विजिशन से पहले फार्मर या वहां रहने वाले लोगों की कंसेंट लेने के लिए? वो कैटेगरीज हैं कौन कौन सी, अभी हम देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, ठीक है? यहां पे देखो, डिफेंस, अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल हाउसिंग अगर आपको बनानी है, जैसे प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत मान लीजिए आपको कुछ बनाना हो गया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको क्रिएट करना है, गांव को और आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ बनाना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स अगर आपको बनाने हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी, तो इन 5 केसेस में कंसेंट की जरूरत नहीं है एज पर दिस अमेंडमेंट ऑफ 2015। और किसानों को इस पे बहुत बड़ी आपत्ति है, ठीक है? दूसरी बात जो आप देख सकते हो, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। इन 5 कैटेगरीज को पहले क्या होता था, एक्ट 2013 के हिसाब से अगर आप किसी भी एरिया को अक्वायर कर रहे हो तो आपको देखना होता था कि वहां रह रहे लोगों का विस्थापन यानी रिहैबिलिटेशन आप करोगे, कितना इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत नेगेटिव तो नहीं जा रहा है, ये सब असेस करने के बाद आपको अक्वायर करना होता था। लेकिन ये जो 5 कैटेगरीज हैं, अगेन यही प्रॉब्लम का कारण है, बिकॉज इनको इस चीज में छूट दे रखी है कि आपको सोशल इंपैक्ट असेस करने की जरूरत नहीं है, राइट? फिर तीसरा आता है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन में हालांकि कोई डिफरेंस नहीं किया गया है, पिछले एक्ट में भी इतना ही था, इस वाले एक्ट में भी इतना ही है, लेकिन किसानों का ये कहना है लैंड एक्विजिशन करने के बाद हमें जो कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है वो बहुत कम है, हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हमारा लैंड भी चला जाता है और हमें कॉम्पनसेशन भी पर्याप्त नहीं मिल रहा। सो हमें नहीं चाहिए ये नया अमेंडमेंट, आप तो हमें पुराने एक्ट के तहत वापस से गवर्नेंस में डाल दीजिए। और फाइनली अगर आप देखेंगे फूड सिक्योरिटी के तहत जो पुराना एक्ट था, आप मल्टी क्रॉप वाले जो लैंड होते हैं यहाँ, यानी कि जहां पे खेती अलग अलग क्रॉप्स की खेती की जा रही है, आप उनको सबसे लास्ट में एक्विजिशन के बारे में सोचोगे, जहां तक हो सके अक्वायर नहीं करोगे, और अगर अक्वायर कर रहे हो तो सेम एरिया का कहीं और मल्टी क्रॉप आपको प्रोविजन देना पड़ेगा। ओके, सो आपको ड्यूटी है टू कल्टिवेट एन इक्वल एरिया ऑफ लैंड एल्सवेयर। लेकिन इस नए अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो 5 कैटेगरीज हैं, इनके ऊपर ऐसा कोई नियम कायदा नहीं है कि भाई आप अक्वायर नहीं कर सकते हो मल्टी क्रॉप वाले लैंड को। लेकिन हाँ, कहा गया जहां तक हो सके नहीं कीजिए, लेकिन ऐसा कोई इनके ऊपर नियम कायदा कानून नहीं डाला गया। तो ये मैंने कुछ पॉइंटर्स आपको बताए हैं इस नए अमेंडमेंट एक्ट के, जिसके वजह से जो किसान हैं वो चाहते हैं कि आप हमें पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत ही गवर्न कीजिए, नया वाला वापस ले लीजिए। ठीक है, ये हुई तीसरी डिमांड।
आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फिर हम बाकी डिमांड्स पे आते हैं जो कि उन्होंने पहले भी रखी थी और अभी और कुछ प्रोमिनेंटली रखी हैं, जैसे कि जो भी लोग मारे गए पिछले प्रोटेस्ट में, पर्टिकुलरली लखीमपुर खेड़ी एरिया के अंदर गाड़ियां चढ़ गई थी, सो कुछ लोगों की जान चली गई, तो उन लोगों के लिए कॉम्पनसेशन होना चाहिए उनकी फैमिली के लिए, और कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये एक और डिमांड है फार्मर्स की। जो भी केसेस उन फार्मर्स के अगेंस्ट दर्ज हैं जिन्होंने पिछले प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, और जो भी केसेस उन पर लगाए गए हैं वो पूरी तरह से हटा दिए जाएं, कैंसिल कर दिए जाएं। जितने भी फार्मर्स या फार्म पे काम करने वाले जो मजदूर लेबरर्स हैं, अगर वो 58 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं तो उनको हर उनको 10,000 रुपये की पेंशन दी जानी चाहिए। ये एक और डिमांड इंपॉर्टेंट रूप से सामने आई है। देन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स भी लाई जानी चाहिए, ताकि जो क्रॉप है किसी भी रीज़न से अगर ख़राब होती है तो वो और ये जो स्कीम है ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से ही होनी चाहिए। कंप्लीट लोन वेवर, जितना भी किसानों के या किसानों के अंडर में काम करने वाले मजदूरों के ऊपर लोन है वो पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। एंड फाइनली जो सरकार ने 2016 में प्रॉमिस किया था कि हम किसानों की इनकम को डबल कर देंगे, उस प्रॉमिस के ऊपर काम किया जाना चाहिए। तो ये था एक पूरा जिस्ट, ये था एक पूरा क्रक्स इस मुहिम का, बैकड्रॉप का, प्रेजेंट का, और आगे आने वाले समय में क्या होगा वो तो हम देखेंगे ही। जहां कुछ लोगों का कहना है ये कुछ नहीं, एक पॉलिटिकल एजेंडा है क्योंकि अब जनरल इलेक्शंस बिल्कुल सिर पे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि फार्मर्स की जो अनमेट डिमांड्स थी उनको मीट करवाने के लिए ये एक जेन्युइन संघर्ष के तौर पे सामने वापस से आए हैं। सो क्या होगा आगे वो तो आप और मैं दोनों मिलकर के देखेंगे। आई रियली होप जो भी कुछ समझाया गया है उससे पिक्चर थोड़ी क्लियर हुई होगी। एंड विद दिस आई टेक योर लीव, आई विल मीट यू वेरी सून। इस तरह के और भी मुद्दे अगर डिस्कस करने हैं तो हम रोज़ सुबह तो नहीं, हम रोज़ नून टाइम में 12 बजे जुड़ते हैं डेली करंट अफेयर्स के साथ में, जहां जो भी न्यूज़ होती है वो भी देखते हैं, और इस तरह के अगर कोई बड़े मुद्दे आते हैं उनको भी डिस्कस किए जाते हैं। आई ऋचा शर्मा टेक योर लीव, हैव ए वेरी नाइस डे, बाय बाय।